आइए अब हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की बात कर लें। ऑक्साइड तो हमने डिस्कस कर लिए। बेटा ऑक्सी अम्ल का नोमेनक्लेचर एक बार और मैं आपको समझा चुका हूँ। नाइट्रोजन फैमिली में याद करो, हमने फॉस्फोरिक एसिड से क्या बनाया था? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड बनाए ना। और ऑक्सी एसिड बनाने के सिंपल से रूल हैं, आपको पता है भाई। जो आपके पास एक एसिड है, अगर उस एक एसिड में से आप एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो कौन सा एसिड बनता है? अस एसिड बनता है। और अस एसिड में से भी अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो कौन सा बनता है? हाइपो अस एसिड बनता है। और एक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो बाकी सारी फैमिली में बनता है परऑक्सी एक एसिड, क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज होता है। हैलोजन फैमिली में क्या बनता है? पर एक एसिड। अब हैलोजन फैमिली में एक एसिड वाला कंपाउंड कौन सा है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का। फॉर एग्जांपल HClO3, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरिक एसिड। HClO3 क्लोरिक एसिड अगर है तो HClO2 क्या होगा? एक ऑक्सीजन कम करो, इसमें HClO2 बनेगा ना, उसको क्या बोलोगे? क्लोरस एसिड। HClO2 का एक और ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बना? HOCl, क्या बोलोगे? हाइपोक्लोरस एसिड। और अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो HClO4 पर क्लोरिक एसिड। देखो यही तो दिख रहा है, ये आपका क्लोरिक एसिड है। एक ऑक्सीजन कम किया, क्लोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन कम किया, हाइपोक्लोरस एसिड। एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, पर क्लोरिक एसिड। यहां देखो HbRO3, ये क्या होगा? ब्रोमिक एसिड। अब ब्रोमिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम किया तो HbRO2 जो कि अस्थायी है तो बनाएंगे नहीं। एक और ऑक्सीजन कम किया तो HOBr, क्या नाम होगा? हाइपोब्रोमस एसिड। ये हाइपोक्लोरस एसिड, ये हाइपोब्रोमस एसिड, इधर हाइपोआयोडस एसिड। अगर ये ब्रोमिक एसिड है, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये HbRO4 का नाम क्या होगा? पर ब्रोमिक एसिड। HiO4 क्या? पर आयोडिक एसिड। सिंपल से नाम याद कर सकते हैं। ये उनके ऑक्सीडेशन स्टेट और ये जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो यहीं से ड्राइव किए, अलग नहीं है। उसको एक टेबल के फॉर्म में रख दिया, और तो क्या है। हाँ, क्या बनते हैं क्या नहीं बनते ये ध्यान रखना। अब फ्लोरीन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट की समस्या है ही सही, और फ्लोरीन में आप आगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए फ्लोरीन फ्लोरस एसिड नहीं बनाता, फ्लोरीन फ्लोरिक एसिड नहीं बनाता, फ्लोरीन परफ्लोरिक एसिड नहीं बनाता, क्लोरीन चारों बनाता है। बाकी ब्रोमीन और आयोडीन की बात की जाए तो ब्रोमस और आयोडस एसिड नहीं बनते। ये वो डिटेल जो आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब ऑक्सी एसिड के थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई जैसे जैसे आप इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाओगे ना, यहाँ क्लोरीन +1 में है, यहाँ क्लोरीन +3 में है, यहाँ क्लोरीन +5 में है, यहाँ क्लोरीन +7 में है। सोचना जरा, जैसे जैसे आप क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक बढ़ाते जाओगे क्या होगा? क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा अतिव्यापन करेगा। ज़्यादा अतिव्यापन करेगा तो बंध मजबूत हो जाएगा। बंध अगर मजबूत हो जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी उसमें स्थायित्व तो ज़्यादा मिलेगा। ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीकरण अंक जितना बढ़ाते जाओ उसमें स्थायित्व उतना ज़्यादा। HOCl का उसमें स्थायित्व सबसे कम है और HClO4 का उसमें स्थायित्व सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अगर समान ऑक्सीकरण अंक के अलग अलग हैलोजन ले लें तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ब्रोमीन से ज़्यादा और ब्रोमीन की विद्युत ऋणता आयोडीन से ज़्यादा, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा अतिव्यापन करेगा, उसका बंध सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा, इसीलिए उसका उसमें स्थायित्व भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। उससे कम उसमें स्थायित्व किसका मिलेगा? HOBr का, और सबसे कम HOI का। तो दोनों जगह ही एक्सप्लेनेशन जो है ना वो विद्युत ऋणता के बिहाफ पर है। HClO3, HbRO3, HiO3 ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में भागता हुआ मामला दिखाई देता है, तो अलग से याद रखना है इसको। अम्लीय सामर्थ्य पे आ जाते हैं।
अम्लीय सामर्थ्य के लिए आप ये देखो ना कि H प्लस निकलने के बाद जो ऋणायन होगा वो कितना स्थायी होगा। ये देखो, अगर आपने HClO में से H प्लस निकाला तो ClO माइनस बनेगा, ये रही संरचना। HClO2 में से H प्लस बाहर किया तो ClO2 माइनस बनेगा, ये रही संरचना ClO2 माइनस। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण बढ़ता जाएगा। यहाँ अनुनाद सबसे ज़्यादा चलेगा, यहाँ अनुनाद उतना नहीं। अनुनाद स्थायीकरण सबसे ज़्यादा है, तो H प्लस निकलने के बाद सबसे स्थायी ऋणायन कहाँ बनेगा? HClO4 में। यही वजह है कि HClO4 की अम्लीयता सबसे ज़्यादा दिखेगी। सो HClO4 सबसे ज़्यादा अम्लीय है, उससे कम अम्लीय HClO3 है, उससे कम अम्लीय HClO2, सबसे कम HClO। कारण H प्लस निकलने के बाद सबसे ज़्यादा स्थायी ऋणायन ये है, H प्लस निकलने के बाद सबसे कम स्थायी ऋणायन ये है, और H प्लस निकलने के बाद जहाँ पर स्थायी ऋणायन का निर्माण हो रहा हो वहाँ पर अम्लीयता ज़्यादा बनती है। अच्छा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में वापस से वही ऋणायन के स्थायित्व के आधार पर देखोगे तो HOCl सबसे प्रबल अम्ल होगा, तो HOI सबसे दुर्बल होगा। आगे बात करें अम्लीय सामर्थ्य की पर क्लोरिक एसिड में, तो पर क्लोरिक एसिड ज़्यादा अम्लीय है पर ब्रोमिक एसिड से, और पर ब्रोमिक एसिड ज़्यादा अम्लीय है पर आयोडिक एसिड से। ठीक, अब ऑक्सीकारक क्षमता कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है। बहुत सारी जगह तो ये है कि अम्लीय क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता करीब करीब एक जैसे ऑर्डर आते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता। यहाँ अलग है। आप देखो HClO4 सबसे ज़्यादा अम्लीय है, HClO सबसे कम अम्लीय है, लेकिन HClO सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, HClO4 सबसे बुरा ऑक्सीकारक है। कारण स्थायित्व है बेटा, HClO का स्थायित्व सबसे कम है, बंध आसानी से टूटता है। थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्व की बात कर रहा हूँ, उसमें स्थायित्व कम है तो बंध जल्दी टूटता है, बंध जल्दी टूटता है ऑक्सीजन जल्दी दे देता है। ये उतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं दे पाता क्योंकि बंध तुलनात्मक रूप से मजबूत है। सो ऑक्सीकारक क्षमता HClO की सबसे ज़्यादा है, जबकि अम्लीय क्षमता HClO4 की सबसे ज़्यादा है। ये डिफरेंस जरूर याद रखना, एग्जाम में यहीं पर कंफ्यूजन होता है, यही मिस्टेक होती है। बाकी ऋणायन के स्थायित्व की बात हमने कर ही ली है। परहैलिट आयन के लिए बेटा आप कोई भी कंसेप्ट लगा लो, सारे कंसेप्ट फेल ही होने। ये तो मानक अपचयन विभव के जो मान है उसके आधार पर है। आपको याद होगा मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक धनात्मक हो उतना ही ऑक्सीकारक क्षमता होती है। तो परब्रोमेट आयन की ऑक्सीकारक क्षमता परायोडेट से ज़्यादा है और परायोडेट की ऑक्सीकारक क्षमता परक्लोरेट से ज़्यादा है। किसके आधार पर है ये मान? ये मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर डिसाइड किया गया है। आइए अब हैलोजन की क्षार NaOH से अभिक्रिया देख ली जाए। जो फ्लोरीन होता है वो ठंडे और तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फ्लोराइड तो बनाता ही है, साथ में OF2 भी बनाता है। क्लियर? फ्लोरीन का ऑक्साइड। फ्लोरीन की जब गर्म और शांत NaOH से अभिक्रिया होती है ना, तो सोडियम फ्लोराइड बनता है और OF2 की जगह पर O2 मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। स्पेसिफिक रिएक्शन है, याद करनी है। अब बात करते हैं बाकी के हैलोजन। बाकी के हैलोजन में क्या बच गया? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन में ठंडा और तनु NaOH अगर आपने लिया है तो क्या बनेगा? हैलाइड बनेगा, हाइपोहैलाइड बनेगा और H2O बनेगा। और अगर आपने गर्म और सांद्र NaOH लिया है तब हैलाइड तो दोनों ही केस में बनना है, हाइपोहैलाइड की जगह पे हैलेट बनेगा और H2O बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरीन लेते हैं और क्लोरीन की रिएक्शन ठंडे और तनु NaOH के साथ कराते हो, तो क्लोरीन ठंडे और तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और H2O। ये नाम याद रखना बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, H2O। और क्लोरीन गर्म और सांद्र NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और H2O। तो यहाँ पर क्लोरेट बन रहा है, यहाँ हाइपोक्लोराइड बन रहा है, बस इतना डिफरेंस है। और ठीक इसी तरह से रिएक्शन ब्रोमीन से होगी। भाई Br2 की अभिक्रिया कराओगे ठंडे और तनु के साथ तो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड और H2O बनेगा। और ब्रोमीन की रिएक्शन आप गर्म और सांद्र NaOH से करा दोगे तो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमेट और H2O बनेगा।
आयोडीन की भी यही कहानी। अब बात कर लेते हैं इंटर हैलोजन यौगिक की। इंटर हैलोजन बोले तो दो हैलोजन आपस में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाए, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल अलग अलग हैलोजन दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं है, वो इंटर हैलोजन कंपाउंड है। अलग अलग कैटेगरी हैं। आपको AX टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड दिखेगा, यानी सराउंडिंग एटम एक होगा। आपको AX3 टाइप का भी मिलेगा, AX5 भी मिलेगा और AX7 भी मिलेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर A का जो आकार है वो X से बड़ा होगा। केंद्रीय परमाणु बड़ा आकार का है और सराउंडिंग एटम है वो छोटे आकार का है। कैसे बनाए हैं भाई? पहले तो फ्लोरीन के साथ साथ क्या क्या जुड़ सकता है, तो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, आयोडीन फ्लोरीन के साथ जोड़ दो। तो ये 3 मोनोहैलाइड इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं, ClF, BrF और IF। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड। आगे क्लोरीन के साथ अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्लोरीन के साथ फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन तो पहले ही ले चुके हैं। तो ब्रोमीन आयोडीन बचते हैं, तो ब्रोमीन और आयोडीन को क्लोरीन से कंबाइन कर दें। ये आपको इंटर हैलोजन AX टाइप में मिल जाएंगे। नाम क्या होगा? ब्रोमीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड। आइड उस एलिमेंट के नाम के लास्ट में लगेगा जिस पे ऋण आवेश आएगा, है ना। अब ICl में जैसे क्लोरीन की विद्युत ऋणता आयोडीन से जाता है, तो क्लोरीन पे आंशिक ऋण होगा और आयोडीन पे आंशिक धन होगा, तो इसको आयोडीन क्लोराइड बोलोगे ना, क्लोरीन आयोडाइड नहीं बोल सकते, क्योंकि आंशिक ऋण क्लोरीन पे है। तो नाम बोलते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्यों मैंने इसको क्लोरीन फ्लोराइड बोला? क्योंकि आंशिक ऋण फ्लोरीन पे, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज्यादा है। क्या मैं इसको फ्लोरीन क्लोराइड बोल देता? नहीं, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कम है, क्लोरीन पे आंशिक धन आएगा। आपको याद है ना, ससहयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की तरफ खिसक जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर आंशिक ऋण आता है और कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर आंशिक धन आता है। और आइड किसके नाम के लास्ट में लगेगा? उस परमाणु का नाम बोलते समय जिसपे आंशिक ऋण आ रहा है या ऋण आ रहा है। जैसे अब ClF3 है तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड है और आयोडीन ट्राइफ्लोराइड है। तो AX3 में ये 4 ही बनते हैं। AX5 में क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, और AX7 में IF7। बेटा इनके शेप क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या है, इनकी मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या है, ये सारी बातचीत हम कर चुके हैं। कहाँ? केमिकल बॉन्डिंग में। तो प्लीज़ उसके लिए आप केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प लें, वहाँ पर देखें। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में कुछ और बातचीत अगर कहें तो बनाए कैसे इनको, तो दो अलग अलग हैलोजन को सीधे एक दूसरे से अभिक्रिया करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे हैलोजन क्रियाशील हैं तो आसानी से रिएक्ट करते हैं। और फ्लोरीन से क्रियाशील तो और कौन मिलेगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील ही फ्लोरीन है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इनको सीधे कंबाइन कर दो, एक दूसरे से सीधे जोड़ दो, तो भी इंटर हैलोजन कंपाउंड बन जाएंगे। एक और तरीका है, आप पहले से कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड लो, वो अधिक क्रियाशील हैलोजन से अभिक्रिया करा दो, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन, तब भी आपको कोई एक दूसरा इंटर हैलोजन कंपाउंड मिल जाएगा। आपने हैलोजन का अनुपात क्या रखा है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन अगर समान आयतन ले लोगे ना तो ClF बनता है, और अगर फ्लोरीन को आधिक्य में ले लोगे तो ClF3 बनता है। अच्छा, इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लिया आपने ClF, और फिर फ्लोरीन से अभिक्रिया करा दी, ClF3 बन जाता है। आयोडीन क्लोरीन का समान आयतन लोगे तो ICl बनता है, और क्लोरीन अधिकता में ले लोगे तो ICl3 बन जाएगा। ब्रोमीन फ्लोरीन के नाइट्रोजन से डाइल्यूट कर दो थोड़ा सा इनर्ट एनवायरनमेंट में, तो ब्रोमीन फ्लोरीन से विक्रिया करके BrF3 बनाता है, अदरवाइज तो फ्लोरीन एक्सेस में तो BrF5 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। क्रियाशीलता, भाई हैलोजन में तो क्या है, ध्रुवीयता नहीं है ना भाई। दो हैलोजन जब एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक समान है, जैसे दो क्लोरीन Cl2, दो ब्रोमीन मिलके Br2 बना रखा है, दो आयोडीन ने मिलके I2 बना रखा है, तो बंध अध्रुवीय है, यौगिक अध्रुवीय है, कुल मिला के अध्रुवीय है। और जो अध्रुवीय आपके पास कंपाउंड होते हैं
जो अध्रुवीय अणु आपके पास होते हैं उनकी क्रियाशीलता जनरली कम ही मिलती है और ध्रुवीय अणुओं की क्रियाशीलता ज़्यादा मिलती है। और जितने भी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड मिलेंगे आपको वो ध्रुवीय मिलेंगे। कारण बेटा अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगता है आईडी फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंडिविजुअल डायपोल, तात्क्षणिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव प्रकार का आकर्षण का बल, जो दुर्बलतम आकर्षण का बल है। और यही वजह है क्यों वहां पर आपको आकर्षण दो अणुओं के बीच में कम मिलता है, तो गलनांक और क्वथनांक भी कम मिलते हैं। लेकिन जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं उनमें विद्युत ऋणता में अंतर है, तो ये द्विध्रुव हैं, इनमें आकर्षण के बल लगते हैं कौन से, डायपोल डायपोल। ये थोड़े से प्रबल होते हैं इसलिए पास पास आते हैं, पास पास आते हैं तो इनके गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होते हैं। तो ये गलनांक क्वथनांक की बात हो गई। क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है, इंट्रा हैलोजन की ज़्यादा है। क्यों, ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु से अधिक क्रियाशील होते हैं, तो क्रियाशीलता भी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड की ज़्यादा है। अच्छे ऑक्सीकारक हैं और विद्युत ऋणता का अंतर जितना बढ़ाते जाओगे गलनांक क्वथनांक उतना बढ़ता जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक फैक्टर डिस्कस किया है बेटा, Br2 और ICl। Br2 का अणुभार कितना है, 160, और ICl का कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 162.5 के आसपास। तो अणुभार में ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के। उसके बावजूद ICl के गलनांक क्वथनांक आपको ज़्यादा मिलेंगे, Br2 के गलनांक क्वथनांक कम मिलेंगे। ब्रोमीन तो द्रव होता है, ICl ठोस में मिल जाता है, जरा सा टेम्परेचर मैनेज करके रखो, ICl ठोस। क्यों ऐसा है, क्यों ICl के गलनांक क्वथनांक ज़्यादा है, क्योंकि Br2 में दो ब्रोमीन अणुओं के बीच में आईडी फोर्स लग रहा है, दुर्बलतम आकर्षण का बल। जबकि ICl में दो ICl अणुओं के बीच में कौन सा लग रहा है, डायपोल डायपोल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण का बल, जो IT की तुलना में तो क्या है, मजबूत ही, पावरफुल है। हालांकि ID भी लगता है, उसके लिए काफ़ी डिटेल आप केमिकल बॉन्डिंग में देखें बेटा, वहाँ पे मिलेगी। सो ये कुछ बातचीत किसके बारे में, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड के बारे में। आइए फिर अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए बेटा कुछ बातचीत छद्म हैलाइड के बारे में कर लें, और छद्म हैलोजन, सीडो हैलाइड, सीडो हैलोजन। छद्म का मतलब क्या होता है नहीं, एक्चुअल ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसके जैसा दिखाई दे रहा है, नकली माल है। अब नकली माल में भी आपको प्रॉपर्टी तो मैच करनी पड़ेगी ना। तो छद्म हैलाइड मतलब ऐसे ऋणायन जिन पे आवेश -1 है और जो गुणधर्म हैलाइड के जैसे दर्शाते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलोगे, छद्म हैलाइड बोलोगे। और छद्म हैलोजन यानी ऐसे हैलोजन जिनके गुणधर्म आपको हैलोजन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो छद्म हैलोजन। जैसे आपको पता है कि सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम के जितने भी हैलोजन के साथ बने हुए लवण हैं वो जल में घुलनशील है। और ये चीज़ छद्म हैलाइड के साथ भी लागू होती है। जैसे Cn- साइनाइड छद्म हैलाइड है और सोडियम साइनाइड जल में घुलनशील है। सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं, अगर सिल्वर फ्लोराइड को छोड़ दिया जाए तो जल में अघुलनशील है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, आपको याद होगा। सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड का हल्का पीला अवक्षेप बनता है, सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। और ये चीज सीडो हैलाइड में भी है। सीडो हैलाइड के जितने सिल्वर के बने हुए लवण हैं उनका भी अवक्षेप ही बनता है, वो जल में नहीं घुलते। तो प्रॉपर्टी मैच कर गई ना, इसीलिए तो सीडो हैलाइड बोला है। और सीडो हैलोजन, अच्छा देखें जरा, छद्म हैलोजन में कौन कौन से आते हैं। वैसे पहचानना आसान काम है, पता है। सीडो हैलोजन पहचानना है, सीडो हैलाइड पहचानना है, कम से कम एक नाइट्रोजन होगा, एक कार्बन होगा, छद्म हैलाइड अगर बोलूं तो, और आवेश -1 होगा। तो 4 ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, -1 है, वही छद्म हैलाइड है। एकमात्र एक्सेप्शन N3- लेके चलना है, एजाइड आयन। ये सीडो हैलाइड है, इसमें कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है ना। बाकी तो काम आसान है। छद्म हैलोजन में CN2 आता है, आपको पता होगा ये किस नाम से जाना जाता है, सायनोजन, है ना, छद्म हैलोजन है। इसके अलावा इसमें अगर ऑक्सीजन लगा दो तो OCN2 कर दो, ऑक्सी सायनोजन। तो ये नाम है, नाम देना मतलब ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है ना। थायोसायनोजन, अगर जैसे ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दें, SCN कर दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसायनोजन।
यहाँ पर अगर मैं सेलेनियम कर दूं सल्फर की जगह और SeCN होल ट्वाइस कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेलेनो साइनोजन। तो साइनोजन, ऑक्सीसाइनोजन, थायोसाइनोजन, सेलेनोसाइनोजन, एजिडो कार्बन डाइसल्फाइड। भाई कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? CH2, इसमें एजाइड आयन N3 और लगा दो, ठीक है। तो ये जो एजिडो, प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं छद्म हैलोजन के। अब छद्म हैलाइड तो बना दो इसके ऋणायन, CN माइनस साइनाइड आयन छद्म हैलाइड है। OCN थायोसाइनेट आयन छद्म हैलाइड है। ऑक्सीसाइनेट, ये साइनेट आयन सॉरी, थायोसाइनेट तो ये हुआ SCN माइनस थायोसाइनेट आयन छद्म हैलाइड है ना। और एजिडो कार्बन डाइसल्फाइड का ऋणायन बना दो, ये भी क्या है? छद्म हैलाइड है। एक एडिशनल जो अपने को ऐड करना है वो है एजाइड आयन, ये छद्म हैलाइड है। तो छद्म हैलोजन छद्म हैलाइड की ये तो एग्जाम्पल हो गए, है ना। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली। अब एक एक करके हैलोजन को डिस्कस कर लिया जाए। और हैलोजन में सबसे पहला हैलोजन F2। बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बट छोटा मोटा याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जितने भी हैलोजन है उनमें फ्लोरीन की डिस्कवरी सबसे बाद में हुई, सबसे बाद में खोजा गया फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके बाद। पहली चीज तो ये अत्यधिक क्रियाशील है, तो मुक्त अवस्था में मिलेगा नहीं, और मुक्त अवस्था में अगर ये नहीं मिलेगा तो पहचानोगे कैसे कि ये कोई अलग तत्व है? अच्छा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इतना ज्यादा कि जल से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त कर जाता है। अब सपोज आप सोचो कि जल के विद्युत अवघटन से कोई तत्व मिलेगा, उससे खोजेगा वैज्ञानिक, तो विद्युत अवघटन पे फ्लोरीन मिलना ही नहीं। जलीय विलयन बनाओगे तो वो तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, प्रबल ऑक्सीकारक है। आपको फ्लोरीन की जल से अभिक्रिया याद होगी। ठंडे पानी के साथ क्या बनता है? O2। गर्म पानी के साथ क्या मिल जाती है? ओजोन। तो दिक्कत है, प्रबल ऑक्सीकारक है। सो अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से, प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह। दूसरी बात, आप इसे रख नहीं सकते भाई। कार्बन के कांटेक्ट में आता है तो CF4 बना देता है, ये कांच के कांटेक्ट में आता है तो SiF4 बना देता है। तो कार्बन कांच और अधिकांश धातुओं से अभिक्रिया कर जाता है, तो से रिएक्शन कर जाती है। अब अधिकांश धातुओं से अगर रिएक्शन हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। और इन कारणों की वजह से हम बोल सकते हैं उपरोक्त कारणों के कारण, इन सब कारणों की वजह से F2 की खोज देरी से हुई, वरना काफी जल्दी खोज लिया जाता। देर इसीलिए हुई है। अच्छा, अगर इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, निर्माण कैसे होता है, तो आपको क्या करना है? निर्जल HF लेना है, इसमें KHF2 मिलाना है और इनको लिक्विड अवस्था में लेना है, संगलित करना है। और संगलित करने के बाद इनका क्या कर देना? विद्युत अपघटन करा देना है। जब आप इसका विद्युत अपघटन कराओगे तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पे अपचयन होगा। कैथोड पे अपचयन किसका होगा? इस केस में H+ का। H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बनाएगा। और एनोड पे ऑक्सीकरण किसका होगा? F- का। F- ऑक्सीकृत होके फ्लोरीन बना देगा, बन गई फ्लोरीन। काम में कहाँ आती है? वैसे तो इसके हैलाइड हर जगह काम में आते हैं। PCl5 के उपयोग हमने देखे हैं, SF6 के उपयोग हमने देखे हैं, है ना। इसके अलावा स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल से अगर यूरेनियम को निकालना है तो फ्लोरीन से रिएक्शन करा दो, UF6 बनाएगा, वो वेपर फेज में आ जाता है। अकेला हैलाइड है ना, जो वाष्प अवस्था में मिलेगा यूरेनियम का, जिसको पृथक करना आसान होगा, तो ये पृथक्करण में भी काम में आएगा।
रॉकेट में ऑक्सीडाइजर के तौर पे काम में ले सकते हो, हालांकि HNO3 भी वहाँ पर काम में लिया जाता है। तो ये कुछ उपयोग हैं फ्लोरीन के। फ्लोरीन को आप कांच में नहीं रख सकते, आप धातु की बोतल में नहीं रख सकते, क्योंकि अधिकांश धातु इवन तो प्लेटिनम से रिएक्शन कर जाता है। ये तो हाल है फ्लोरीन के। चलिए, फ्लोरीन की बातचीत खत्म हुई, अब क्लोरीन के बारे में बातचीत कर ली जाए। तो फ्लोरीन की तो बात हमने कर ली, आइए क्लोरीन की बात कर लें। कैसे बनाएंगे? आपको पता होगा अम्लीय माध्यम में मैग्नीज के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। हमने MnO2 लिया है, तो अब ये सी बात है MnO2 ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा? MnO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब याद करिएगा MnO क्या है? क्षारीय स्वभाव का ऑक्साइड है, और क्षारीय स्वभाव का ऑक्साइड और सामने अम्ल क्षार अभिक्रिया से MnO तो क्या बना गया? MnCl2 + H2O। और MnO2 के विघटन से जो नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिला था ना, वो ऑक्सीकारक है। उस ऑक्सीकारक ने Cl- को कन्वर्ट कर दिया किसमें? Cl2 में। तो सोचो जरा MnO2 के HCl से रिएक्शन पे क्या बनेगा? MnO2 ब्रेक होगा, MnO बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन बनाएगा, MnO क्षार है, अम्ल HCl से अभिक्रिया करेगा, MnCl2 बनाएगा, क्लोरीन रिलीज करेगा और साथ में H2O बनाएगा। अब बात करते हैं MnO2 की। क्या और तरीका है इससे क्लोरीन बनाने का? तो जरूरी नहीं है HCl लिया जाए, आजकल तो खैर सोडियम क्लोराइड के साथ सांद्र H2SO4 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा? पहले तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे? HCl। और उससे क्या होगा? जो रिएक्शन ऊपर की है वही रिएक्शन चलने लग जाएगी, तो वापस से MnCl2 बनेगा, क्लोरीन रिलीज होगी और साथ में NaHSO4 बन जाएगा। तो ये दो तरीके हैं क्लोरीन बनाने के लिए। वैसे क्लोरीन बनाने की डीकन विधि काफ़ी फेमस है। डीकन विधि में HCl को O2 से विकृत कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक याद रखिएगा, एग्जाम में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा कि क्यूप्रिक क्लोराइड है या क्यूप्रस क्लोराइड। डीकन विधि का उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl O2 से रिएक्ट करता है, क्लोरीन रिलीज करता है। क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीकारक है, और ये सारी रिएक्शन इसको प्रूव भी कर रही हैं। SO2 में सल्फर +4 में ऑक्सीकृत करके H2SO4 बना दिया, खुद अपचयित हो गया, Cl- में आ गया। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम थायोसल्फेट से कोलाइडल सल्फर अलग कर दिया, और SnCl2 को ऑक्सीकृत कर दिया SnCl4 में। ये सारी रिएक्शन प्रूव कर दें कि क्लोरीन क्या ऑक्सीकारक है। और क्लोरीन जल अच्छा खासा यूज करते ही हैं, आपको याद होगा क्लोरीन वाटर ऑक्सीकारक होता है। फिर क्लोरीन वाटर में क्या मिलेगा? HCl और HOCl, और HOCl टूट के क्या देगा? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। वो जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा उसी से तो ऑक्सीकरण की सारी अभिक्रियाएं होती हैं। और क्लोरीन वाटर अच्छा ऑक्सीकारक है ब्रोमीन वाटर की तुलना में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। NaOH के साथ अभिक्रियाएं कराई चुके हैं, तो वो अलग से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ब्लीचिंग पाउडर पर जरूर आ जाते हैं। जब क्लोरीन को हम लाइम वाटर का पेस्ट लेते हैं, लाइम वाटर चूने का पानी, उसका पेस्ट फॉर्म में लेना है उसको, उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, H2O बनता है। कुल मिला के आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड .2H2O। ये कंपोजिशन ही दरअसल ब्लीचिंग पाउडर है। ये अलग बात है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम बार बार CaOCl2 लिखते रहते हैं। लिख सकते हो, उससे काम चला सकते हो, बट एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर ये है, भूल मत जाइएगा। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर को क्या करूं, तनु अम्ल की अधिकता में डाल दूं, तनु अम्ल HCl ले लिया, उसमें अधिक में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, तो क्या होगा? क्लोरीन गैस निकलेगी। जो क्लोरीन गैस निकलती है उसको कहा जाता है उपलब्ध क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन। अगर आप एक क्वालिटी ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं तो उसमें उपलब्ध क्लोरीन की प्रतिशतता 35 से 38% के आसपास रहती है। हालांकि अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप लंबे समय के लिए रख देते हैं तो ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जब भी करेंगे बेटा, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं लिखेंगे इसको, शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर को लंबे टाइम के लिए रख दिया जाए ना, तो धीरे धीरे वो कैल्शियम क्लोरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर HCl से अभिक्रिया करने पर उतनी क्लोरीन नहीं मिलती, यानी उपलब्ध क्लोरीन की प्रतिशतता कम हो जाती है। तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर अगर नज़दीकी बना हुआ हो, ताज़ा बना हुआ हो, तो वो ज़्यादा सही माना जाता है।
आइए अब ब्लीचिंग पाउडर की कुछ रिएक्शन देखें। वैसे रिएक्शन में भी आसान सा काम है। ब्लीचिंग पाउडर को ब्रेक करो, CaOCl2 को क्या लिख दो, CaCl2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही सारे काम करेगा। याद करो कि MnO4 और K2Cr2O7 के ज़माने से हम रिएक्शन कराते आ रहे हैं, वही तो करना है, कौन सा कुछ अलग काम करना है। H2S से कोलॉइडल सल्फर बनता है, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, बहुत सारी रिएक्शन है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। आइए देखते हैं। तो आइए ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन देखें। याद है ना, इस ब्लीचिंग पाउडर का क्या करना, इसको ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। किसमें तोड़ देना है, जब भी केमिकल रिएक्शन कराओगे CaCl2 और नवजात ऑक्सीजन में। ये जो नवजात ऑक्सीजन है इसी को तो ऑक्सीकरण कराना है। देखो H2S से अभिक्रिया में कोलॉइडल सल्फर बना दिया ऑक्सीकरण से, खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, CaCl2H2। आप Ki से रिएक्शन कराओ HCl की उपस्थिति में, क्या होगा, I2CaCl2 बन जाएगा, I माइनस I2 में कन्वर्ट हो गया, साथ में KClH2 बनना है। मतलब बहुत सिंपल रिएक्शन है। फेरस सल्फेट किस में बदलेगा, फेरिक सल्फेट में। हाँ, अमोनिया अगर आपने ले लिया तो आपको याद है ना, अमोनिया के साथ अगर कोई ऋण आयन ऐसा है जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का है तो नाइट्रोजन मिलती है। वो चीज़ इधर भी है। CaCl2 तो बन नहीं था, अमोनिया ऑक्सीकृत हो गई, नाइट्रोजन मिल गई। CO2 से अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्लोरीन रिलीज हो जाती है। ब्लीचिंग एक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ऑब्वियस सी बात होती है। रंगीन पदार्थ जैसे कि कॉटन हुआ, लिनन हुआ, लकड़ी का जो लुगदी होती है वो हुई, उसको जब आप ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर उसका ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण के द्वारा पदार्थ क्या हो जाता है, रंगहीन। अच्छा, एक और, ऑक्सीकरण से जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट होती है, यानी ब्लीचिंग पाउडर परमानेंट ब्लीचिंग कराएगा। इसके अलावा कहाँ उपयोग होता है, पीने के पानी के शुद्धिकरण में। आप अच्छी तरह से जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर काम में लिया जाता है, तो ये इसके यूज हैं। और अब हम बात करते हैं अक्रिय गैसों की। 18वें समूह में अक्रिय गैसों के बारे में हालांकि कुछ बातचीत हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर रखी है। समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो जल में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। हीलियम सबसे कम विलेय है, जिनोन सबसे ज़्यादा विलेय है। उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। कृपया करके केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी लेक्चर देखें, उसमें हमने डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के बारे में बात कर रखी है, एक्सप्लेन कर रखा है क्यों हीलियम से लेकर जिनोन तक विलेयता बढ़ती है जल में। दूसरे गलनांक क्वथनांक भी हीलियम से लेके जिनोन तक कंटिन्यूसली गलनांक भी बढ़ते हैं, क्वथनांक भी बढ़ते हैं, क्योंकि हैलोजन का साइज जितना अक्रिय गैस का साइज समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और साइज बढ़ने पर दो परमाणुओं के बीच लगने वाले वान डेर वाल्स आकर्षण के बल का परिमाण भी बढ़ता है, और आकर्षण बल का परिमाण बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। चलिए, ये तो जल में विलेयता गलनांक और क्वथनांक की बात हो गई। अब अक्रिय गैसें कहाँ मिलती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन नहीं मिलती, रेडॉन तो रेडियोधर्मी है। बाकी सारी अक्रिय गैसें हैं हमारे एनवायरनमेंट में हैं, और पूरी अगर शुष्क वायु देखी जाए तो उसका 1% के आसपास का हिस्सा बनाती हैं। इस 1% में भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो बेटा आर्गन होती है, सबसे ज़्यादा आर्गन होती है। इसके अलावा हीलियम या फिर नियोन की अगर बात करें तो ये कभी कभी आपको रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ मिलते हैं। हीलियम तो अक्सर मिलता है रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ, कभी कभी नियोन मिल जाता है ना। हालांकि हीलियम को अगर आपको प्राप्त करना है तो रेडियोधर्मी पदार्थ से नहीं लेते हैं, एक सस्ता स्रोत है हमारे पास, वो है प्राकृतिक गैस, तो महंगे पे क्यों जाना। सो प्राकृतिक गैस से हीलियम प्राप्त की जाती है। पृथक कैसे करते हैं, अधिशोषण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और अधिशोषण के द्वारा इसको पृथक किया जाता है। आपको पता है ना, कम अणुभार वाले जो पदार्थ हैं, कम अणुभार वाली जो गैसें हैं, उनका अधिशोषण जल्दी होता है, और अधिक अणुभार वाली गैसों का अधिशोषण क्या होता है, देर से होता है। कुल मिला के स्मॉल साइज एटम जो होते हैं उनका अधिशोषण जल्दी नहीं होता, लार्ज साइज जो एटम होते हैं उनका अधिशोषण जल्दी होता है। इससे पहले माफ़ कीजिएगा, थोड़ा उल्टा बोल गया था मैं, है ना। स्मॉल साइज एटम का अधिशोषण आसानी से नहीं होगा, लार्ज साइज एटम का अधिशोषण आसानी से होगा। वही फैक्टर लिया है मैंने, कोकोनट चारकोल ले ही लिया, नारियल को जला के जो कोयला मिलता है वो कोकोनट चारकोल। अब कोकोनट चारकोल में बहुत कम टेम्परेचर कर दो, 173 केल्विन। आप सोच सकते हैं माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है ये। इतना कम टेम्परेचर करोगे तो हीलियम और नियोन का अधिशोषण तो नहीं होता।
आर्गन क्रिप्टोन जिनोन का अधिशोषण हो जाता है, क्योंकि ये हल्की हैं, हल्की गैसें आसानी से अधिशोषित नहीं होती। अब क्या करो, एक और चारकोल, इसको सेपरेट कर लो, ये गैस है ये ठोस है, अलग कर लिया। अलग करने पर इन गैसों को एक और चारकोल के संपर्क में लेके आओ और वहाँ टेम्परेचर 93 केल्विन, इससे भी कम करो। उसमें क्या होगा, नियोन तो फिर भी अधिशोषित हो जाएगी, हीलियम तो होगी नहीं, और इनको अलग कर लो। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको एक और चारकोल से लेके आओ जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, उसके संपर्क में लेके आओ, तो आर्गन तो शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी, और इस चारकोल पे कौन, क्रिप्टॉन और जिनोन बचा रह जाएगा। और यहाँ पर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओगे, 183 केल्विन करोगे, तो जिनोन अधिशोषित रह जाएगा, क्रिप्टॉन अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के अधिशोषण वो तरीका है जिसके जरिए आप अक्रिय गैसों को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, और इस विधि को डेवार विधि के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए जिनोन के बारे में कुछ और बात कर लें। वैसे जिनोन का द्रवीकरण भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर रखा है कि समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो द्रवीकरण में आसानी होती है। हीलियम को द्रवीकृत करना इतना आसान नहीं है जितना कि जिनोन को द्रवीकृत करना है, द्रव में कन्वर्ट करना है ना। अब अक्रिय गैसों के यौगिक, पहले तो यही माना जाता था कि अक्रिय गैसें हैं, और अक्रिय गैसें हैं तो इनके यौगिक तो कैसे बनेंगे। लेकिन हुआ ये कि नील बार्टलेट क्या कर रहे थे, PTF6 को रिएक्ट करा रहे थे O2 से, और फाइनली उन्हें सफलता मिली O2 PTF6 बनाने में। और यहाँ से इनका दिमाग चौंका, बोले यार O2 से इलेक्ट्रॉन निकालना, O2 की आयनन ऊर्जा 1175 है, अच्छी खासी है, और ये आयनन ऊर्जा जिनोन से मैच करती है। जिनोन की आयनन ऊर्जा 1170 है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो बोले अगर PTF6 इतना खतरनाक ऑक्सीकारक है कि O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाए, भारी भरकम बात है, तो हो सकता है जिनोन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाए। उन्होंने अपने एफर्ट जारी रखे और फाइनली जिनोन और PTF6 को मिला के XCPTF6 बनाने में हेल्प मिली उनको। ये ऑरेंज रेड कलर का सॉलिड होता है, और यहाँ पर प्लेटिनम +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है, बेटा ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में ऑक्सीकरण अंक ही पूछ लें। अब जिनोन का एक बार एक कंपाउंड बन गया तो उसके बाद लाइन लगा दी, फिर और भी कंपाउंड खोजे गए, और भी कंपाउंड बनाए गए अलग अलग विधियों के द्वारा। भाई जिनोन और फ्लोरीन को अलग अलग अनुपात में ले लें, 2:1 में लो, निकल की ट्यूब में से निकालो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो XeF2 बनता है। 1:5 में लो, यानी फ्लोरीन ज़्यादा कर दो जिनोन की तुलना में, फिर निकल ट्यूब से गुजारो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन प्रेशर भी मेंटेन करो, 5 से 6 ATM, विद्युत विसर्जन दो, कम ताप रखो, XeF4 बन जाता है। कम ताप पे विद्युत विसर्जन करो, लेकिन अनुपात 1:5 किया 1:20 कर दो, फ्लोरीन और ज़्यादा कर दो, निकल ट्यूब में से गुजारो, और 50 से 60 ATM का प्रेशर लगाओ, निम्न ताप पर विद्युत विसर्जन दो, तो XeF6 बनता है। तीनों के तीनों फ्लोराइड रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। जल अपघटन, जिनोन के जो हैलाइड हैं उनका जल अपघटन अलग अलग पैटर्न पे है। XeF2 एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर क्या हुआ, XeF2 का जल अपघटन हुआ, ये क्या करेगा, +2 से 0 पे आ गया, +2 से 0 पे आया मतलब इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रॉन खींचे मतलब ऑक्सीकारक है, तो ये ऑक्सीकारक हुआ। किसका ऑक्सीकरण कराया, H2O का, ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये अपचायक, ये ऑक्सीकारक रेडॉक्स रिएक्शन है। XeF4 का जल अपघटन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन विषमानुपातन का उदाहरण है। विषमानुपातन आपको पता है ना, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीकरण उसी का क्या अपचयन। देखो जरा यहाँ पर XeF4 का जब पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो जिनोन बनता है, XeO3 बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। XeF6 का जल अपघटन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आंशिक जल अपघटन कराओगे तो XeOF4 बनेगा, थोड़ा और जल अपघटन कराओगे, थोड़ा और पानी डाल दोगे तो XeO2F2 बनेगा, और पानी डाल दोगे तो XeO3 फाइनली मिल जाता है। XeO3 रंगहीन विस्फोटक ठोस है, ठीक। बाकी की कुछ रिएक्शन की बात की जाए तो ये जो XeF2 है, एक ये एक्शन तो हमने देख ही लिया, ऑक्सीकारक होता है, नो डाउट। जिनोन के जितने फ्लोराइड होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं। इसके अलावा जिनोन का जो फ्लोराइड है वो F- डोनर भी होता है, F- दाता। अब देखो PF5 को ये F- दे के ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, XeF+ PF6-, ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को F- दे रहा है, F- दाता है, और क्या बना रहा है, XeF3+ SbF6-। ना सिर्फ ये जिनोन के फ्लोराइड ऑक्सीजन दाता होते हैं, बल्कि अगर क्षारीय धातुओं के फ्लोराइड से अभिक्रिया की जाए तो ये ऑक्सीजन, ये
F माइनस ग्राही भी होते हैं। आप देखो सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, इनकी जब HCF6 से अभिक्रिया की जाती है तो M प्लस HCF7 माइनस ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो F माइनस दाता भी होते हैं, F माइनस ग्राही भी होते हैं, ऑक्सीकारक भी होते हैं। इसके अलावा भी रिएक्शंस हैं बेटा, ढेरों रिएक्शन हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम फालतू में उनमें टाइम बर्बाद क्यों करें। इतनी रिएक्शन ही हमारे लिए क्या है, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए लास्ट अक्रिय गैसों के उपयोग के बारे में भी बात कर लें। तो हीलियम आपको पता है गुब्बारों में भली जाती है, अज्वलनशील गैस है, आसानी से आग पकड़ती नहीं है, क्रियाशीलता है ही नहीं। और नाभिकीय रिएक्टर में भी ये गैस कूल्ड नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं वहाँ पर हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक पदार्थ के रूप में ये प्रयुक्त होती है। क्रायोजेनिक जानते हैं ना, अत्यधिक निम्न ताप प्रोवाइड करने के लिए जो यूज होते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और MRI जो हम कराते हैं, मेडिकल डिवाइस, आपने नाम सुना होगा। इनमें जो सुपर चुंबक है अगर उसको सस्टेन करना है तो उसको सस्टेन रखने में हीलियम काम में आती है। एडिशनल यूज है, याद रखिएगा। और आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि गोताखोरों को प्योर ऑक्सीजन तो दी नहीं जाती है, हीलियम मिक्स करके देते हैं। नाइट्रोजन में ज़्यादा दिक्कत थी इसलिए फिर हीलियम देने लग गए। अच्छा, अब नियॉन का जो उपयोग है वो कहाँ है, वो विसर्जन नलिका में। विसर्जन नलिका में जो स्पेसिफिक चमक आती है वो नियॉन की वजह से आती है। नियॉन बल्ब ग्रीन हाउस में प्रयुक्त होते हैं, बॉटनिकल गार्डन में प्रयुक्त होते हैं, ये कुछ और यूजेस हैं। आर्गन धातुकरण प्रक्रियाएं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनर्ट के, हमें लग रहा है कि इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट देना जरूरी है, अक्रिय वातावरण बनाना जरूरी है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना है। तो अत्यधिक उच्च ताप पर अक्रिय वातावरण बनाए रखने में ये आर्गन मदद करेगी। क्रिप्टॉन और जिनॉन के एसएच कोई बड़े खास यूज है नहीं। एक और वर्ड अगर कोई यहाँ से पूछ दे, क्लेथरेट, क्या होता है क्लेथरेट? कई बार क्या होता है ना कि अगर जैसे आइस आप बनाओ तो आइस में क्या होगा, बीच में वॉइड्स होंगी ना, खाली जगह होंगी। उन वॉइड्स में क्या होगा, अक्रिय गैस आ जाएगी और अक्रिय गैस क्या करेगी, एक पर्टिकुलर कंपाउंड टाइप का आपको दिखाई देगा, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर, जिसमें क्या हो गया, आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन बीच में एंट्रैप हो गए। तो आइस का एक पिंजरा है, H2O के जो अणु हैं उनका एक पिंजरा है, उसमें बीच बीच में अक्रिय गैस आ गई है। ये जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्लेथरेट है। क्लेथरेट बनाने के लिए आपको डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल टाइप के फोर्स लगाने पड़ेंगे, तभी आप क्लेथरेट बना पाएंगे, अदरवाइज क्लेथरेट सस्टेन नहीं करेंगे। और हीलियम और नियॉन में ये क्षमता नहीं है। यही वजह है कि हीलियम और नियॉन क्लेथरेट नहीं बनाते हैं, बाकी आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन ये क्लेथरेट बना जाते हैं। और इसी के साथ हमारा P ब्लॉक समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।